हेलो स्टूडेंट्स, आज हम CUET में अकाउंट्स सब्जेक्ट में क्या सिलेबस है ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो चीज़ है वो है कि आपके एग्जाम में अकाउंट्स में 50 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको एनी 40 एज पर योर चॉइस अटेम्प्ट करना होगा। आपका करेक्ट आंसर है आपका +5 मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर आपने आंसर गलत किया तो आपका -1। इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो आपको आंसर टिक करते हुए प्रॉपर ध्यान देना है। अगर आप 100% श्योर हो, आप एक ही बार में आप उसको टिक कर दो, आप 100% श्योर हो तो। लेकिन आपको ज़रा सा भी डाउट है तो आप पहले बाकी क्वेश्चंस को देख लेना। अगर आपको बाद में लगता है कि नहीं अब इस क्वेश्चन को करने का टाइम है, जब आपको लगे कि इसका आंसर ठीक है आप उसको टाइम दो। आप एक बार में आंसर टिक मत करना, वरना आपका -1 होगा। आपने क्वेश्चन छोड़ दिया, आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ना प्लस ना माइनस। बट आपने गलत आंसर किया तो आपका नेगेटिव मार्किंग होगी, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हमारी जैसे 12th में 3 बुक्स हैं। सबसे जो फर्स्ट बुक है वो हमारी पार्टनरशिप की है, पार्टनरशिप अकाउंट। इसमें हमारा जो एक चैप्टर है NPO। आपको पार्टनरशिप फर्म्स के सारे चैप्टर के बारे में पता है, उसको भी अब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन NPO आपके लिए बिल्कुल नया है। आपने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और NPO को अभी अपने 12th क्लास में पढ़ा नहीं है, बट ये आपके CUET में आता है। इसको हम डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में। अभी हम देख लेते हैं इस चैप्टर में है क्या। सबसे पहले हमारा बेसिक थ्योरी, मीनिंग और एग्जाम्पल। मीनिंग NPO का क्या होता है और एग्जाम्पल ऑफ NGO। जो हमारे NGOs होते हैं उनके एग्जाम्पल हम कुछ देखेंगे। देन हमारा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आता है और एक आता है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये सॉर्ट ऑफ हम बोल सकते हैं कि ये सिमिलर है हमारा ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट से। तो हम ये चीज़ें इसमें सीखेंगे। देन हम बात करते हैं अपने पार्टनरशिप फर्म में। हमारा जो सेकेंड यूनिट है वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, जो हमारे फंडामेंटल्स, जिसको हम अपने बुक में पढ़ते हैं, जो हमारा चैप्टर है फंडामेंटल्स का, वो है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। इसमें हम पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ते हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होती है। देन फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में हम क्या सीखते हैं, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमारे कैपिटल जो फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, और हम किस तरह से पार्टनर में प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं। देन हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है वो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन PSR अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। हम इस चैप्टर में सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग, न्यू PSR निकालना, ये सब सीखते हैं। देन हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो रीवैल्यूएशन अकाउंट हम सीखते हैं वो इसमें आ गया। देन गुडविल की कैलकुलेशन, हमें पता है गुडविल के मेथड्स, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड। एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो हम चेंज इन PSR पढ़ते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। जब कोई पार्टनर एडमिट होता है उस टाइम हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल की कैसे करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट सीखते हैं। रिजर्व, जो हमारे जनरल रिजर्व हो गए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, उसको हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम ये सीखते हैं। देन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडमिशन में 2 एडजस्टमेंट्स हैं कैपिटल की, वो भी हमारे चैप्टर में कवर होंगी, वो भी हमें पढ़नी है। देन रिटायरमेंट और डेथ। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर में सेम चेंज इन PSR, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, रीवैल्यूएशन, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। हमारे CUET के सिलेबस में इस चैप्टर में एग्जीक्यूटर अकाउंट, जो डिजीज पार्टनर का जिसकी डेथ हो गई है, डेथ में हम एग्जीक्यूटर अकाउंट पढ़ते हैं, एंड रिटायरमेंट में हम लोन अकाउंट पढ़ते हैं। वो अकाउंट नहीं पूछा जाएगा, बट कितना अमाउंट होगा, जो हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं रिटायर पार्टनर का अमाउंट, या फिर डिजीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर को कितना पैसा मिलेगा,
इसकी कैलकुलेशन आ सकती है, लेकिन आपको लोन अकाउंट जो हम बनाना सीखते हैं 12th में वो नहीं आएगा, एग्जीक्यूटर अकाउंट जो हम सीखते हैं वो नहीं आएगा। तो क्या क्या सिलेबस में हमारे आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, ये सब जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, हमारे फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर, इसकी थ्योरी, मीनिंग। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट का मतलब है रियलाइजेशन अकाउंट बनाना। देन रिलेटेड अकाउंट, रिलेटेड अकाउंट का मतलब जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, देन डिसोल्यूशन में हम जो पार्टनर की जो फर्म हमारी बंद हो गई तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाते हैं कि किस पार्टनर को कितना पैसा ट्रांसफर होगा, वो हमारे रिलेटेड अकाउंट्स हैं। और हम जो बैंक या कैश अकाउंट बनाते हैं वो भी हमारे रिलेटेड है। तो जितने अकाउंट्स हम इसमें सीखते हैं वो सब अकाउंट। देन इसमें जर्नल एंट्री, जो हम रियलाइजेशन एक्सपेंस की जर्नल एंट्री जो हम सीखते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी हमारे MCQ में आ सकते हैं। देन हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है वो है कंपनीज अकाउंट का, मतलब हमारे लिए हमारी सेकंड बुक है शेयर और डिबेंचर्स की। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे शेयर कैपिटल, मीनिंग, नेचर, टाइप्स, मतलब शेयर्स की थ्योरी। CUET पेपर में आपका प्रैक्टिकल पोर्शन से ज़्यादा थ्योरी पोर्शन है। आपको हर एक क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 बार पढ़ के फिर समझना होगा, देन आप किसी भी आंसर पे आ सकते हैं। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, जो हमने जर्नल एंट्रीज इसमें सीखी हैं, वो जर्नल के फॉर्म में भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इशू, अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, जो हम ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन पढ़ते हैं। इशू एट पार, प्रीमियम एट डिस्काउंट, डिस्काउंट हमारा शेयर्स हमारे डिस्काउंट पे इशू नहीं होते हैं, डिस्काउंट पे हमारे डिबेंचर्स इशू होते हैं। आपको ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। देन कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर, issue of share for consideration other than cash and issue of debentures for consideration other than cash. forfeiture of share, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, जब हम forfeit करते हैं तो एंट्री क्या होती है, देन उसको हम रीइशू करते हैं तो क्या करते हैं। ये हमारा प्रेजेंटेशन, मतलब कंपनी की बैलेंस शीट, हम बैलेंस शीट में अपने डिबेंचर्स का अमाउंट, अब आपको क्योंकि ये थियोरेटिकल पेपर नहीं है, या हमारे MCQ में पूछेंगे तो वो ये नहीं बोलेंगे कि आप बैलेंस शीट बना के दिखाओ, लेकिन वो ये पूछेंगे कि बैलेंस शीट में आपका अमाउंट क्या जाएगा, शेयर कैपिटल में हम कितना अमाउंट लिखेंगे, तो इसके लिए आपको बैलेंस शीट पता होनी चाहिए। देन इशू ऑफ डिबेंचर्स, हमारे डिबेंचर्स हम पार पे इशू करते हैं, प्रीमियम पे करते हैं, डिस्काउंट पे करते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, हम जो 6 केसेस पढ़ते हैं वो 6 केसेस रिडम्पशन के हैं, उसके बारे में पूछ सकते हैं। अब उसमें ये पूछ सकते हैं कि बताओ डिस्काउंट ऑन इशू में अमाउंट कितना आएगा, या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स में अमाउंट कितना आएगा। तो ये क्वेश्चन हमारे रिडम्पशन से पूछे जा सकते हैं। आउट ऑफ जो हमारे फ्रेश इशू, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, सिंकिंग फंड, इसके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ सकते हैं। देन जो हमारी थर्ड बुक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, उसमें एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहला हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन कैसे होती है, और बैलेंस शीट के मेजर हेड्स ओनली। अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन है सिर्फ मेजर हेड। हम जब अपने 12th के लिए पढ़ते हैं तो उसमें मेजर एंड सब हेड दोनों पढ़ते हैं, लेकिन अभी हमें सिर्फ मेजर हेड्स पढ़ने हैं, मेजर हेड्स की रिवीजन करनी है, मेजर हेड्स को लर्न करना है। देन फाइनेंशियल एनालिसिस हमारा चैप्टर नंबर 2, मीनिंग, सिग्निफिकेंस, पर्पस और लिमिटेशंस, ये हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद टूल्स, मतलब हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट, जो इस बार हम 12th में पढ़ रहे हैं। देन अकाउंटिंग रेशियो, रेशियो में करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ये सारी रेशियोज भी हमारी हैं। अब किस में, अब हमारे लिक्विडिटी में कौन सा है, सॉल्वेंसी में कौन सा है, ये सब हमें पता होना चाहिए। एक्टिविटी रेशियो। उसके बाद जो हमारे चैप्टर है लास्ट चैप्टर, चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट।
कैश फ्लो स्टेटमेंट में मीनिंग ऑब्जेक्टिव जो हमारी थ्योरीज है कैश फ्लो स्टेटमेंट की कि कैश फ्लो क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम किसे बोलते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है, फाइनेंसिंग किसे कहते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, वो सब हमारा इसमें कवर होगा। प्रिपरेशन और एडजस्टमेंट क्लियरली मेंशन्ड है, एडजस्टमेंट रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन, डिविडेंड एंड टैक्स, सेल एंड परचेज ऑफ नॉन करेंट असेट्स। नॉन करेंट असेट्स हमारे सारे नॉन करेंट असेट्स को हम सेल करते हैं, परचेज करते हैं, उन सब की ट्रीटमेंट कैसी होगी। अब क्योंकि हमें एडजस्टमेंट जिस जिस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में पूछेंगे वो दे रखा है, तो हमें उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। इसके बाद हमारा कुछ कंप्यूटर की थ्योरी होती है, हमें कंप्यूटर की थ्योरी भी पढ़नी है जो हमारे 12th में नहीं है, बट CUET में ये पूछते हैं। इस पूरे कंप्यूटर की थ्योरी में से ज़्यादा क्वेश्चंस वो नहीं पूछते क्योंकि हमने पूरे साल इसको पढ़ा नहीं है, वो सिर्फ CUET के पर्पस से ही आ रहे हैं, इसलिए आपको इसको भी पढ़ना पड़ेगा। इसको आप एक दो बार रीड करोगे, ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कोई प्रैक्टिकल नॉलेज का चीज़ नहीं है, इसमें बस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का ओवरव्यू समझते हैं, मतलब कि हमें नहीं पता है कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, तो उस चीज़ को हम इस चैप्टर से जानते हैं। कॉन्सेप्ट और टाइप्स ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम और फीचर्स, स्ट्रक्चर्स ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, देन यूजिंग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम को किस तरह से एक अगर इंस्टीट्यूट में, एक अगर ऑफिस में, एक अगर बिजनेस में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम हमारा है या हम यूज़ किस तरह से करें, इसमें स्टेप्स कैसे हम उसको इंस्टॉल करें, कैसे उसमें अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाता है, चार्ट कोडिफिकेशन कैसे की जाती है उस अकाउंटिंग में। जैसे हम अपने बुक में अकाउंट्स के हेड सब हेड पढ़ते हैं, उसमें भी हमारी एक हायरार्की होती है अकाउंट हेड की। डेटा एंट्री कैसे होगी, डेटा वैलिडेशन ये क्या होता है, डेटा वेरिफिकेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें। डेटा एंट्री नहीं करनी हमें, लेकिन थ्योरेटिकल पढ़ना है इसको। एडजस्टमेंट एंट्री, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम में हम कवर करते हैं। इसके अलावा इसके 2 यूनिट्स और हैं। सिक्योरिटी, जो हमारा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम है उसकी सिक्योरिटी फीचर, क्योंकि अब अगर हमारा सब काम कंप्यूटर पे है तो उसको सिक्योर करना भी हमारी जिम्मेदारी है, हम किस तरह से उसको सिक्योर करें, ये सब चीज़ें। देन अकाउंटिंग यूजिंग DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका कॉन्सेप्ट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब इसमें टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट्स, ये सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। देन क्रिएटिंग डेटा टेबल, अपने अकाउंटिंग के लिए डेटा टेबल, क्वेरीज को कैसे यूज़ किया जाएगा, हमने क्वेरीज टेबल फॉर्म बनाया उसको यूज़ कैसे होगा, रिपोर्ट्स कैसे यूज़ करेंगे, एप्लीकेशन DMS की कैसे जनरेट होगी, वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमें कैसे बताएगा, जो भी उसके यूज़र्स हैं जैसे शेयर होल्डर के रिकॉर्ड, जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं उनके रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें इसमें स्टोर होती हैं। एंड द लास्ट यूनिट अकाउंटिंग एप्लीकेशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के कॉन्सेप्ट के बारे में हम पढ़ते हैं, फीचर्स क्या क्या हमें मिलता है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में, और एप्लीकेशन जो इंफॉर्मेशन जनरेट करता है रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन शेड्यूल, लोन रीपेमेंट शेड्यूल, पेरोल अकाउंटिंग, और दूसरी वो सारी चीज़ें जो कंपनी में रिलेटेड हैं, जो कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की हेल्प से बनाई जाती है। तो ये हमारा CUET अकाउंट्स का सिलेबस है। हम इसको अच्छे से अगर पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक को अच्छे से देखेंगे, तो हमारा CUET आसानी से क्लियर हो जाएगा।